प्रिय विद्यार्थियों, पंडित नवल किशोर शर्मा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय दौसा के एमकॉम फाइनल ईयर के समस्त विद्यार्थियों का मैं इस वीडियो क्लास के माध्यम से एक बार पुनः स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, जैसा कि आपको ज्ञात है, हमने पिछले वीडियोस में मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस के तहत बहुत से विषयों पर चर्चा की है और लास्ट वीडियो में मैंने आपको मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ बताया था कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है और मिश्रित अर्थव्यवस्था के क्या लाभ हैं और मिश्रित अर्थव्यवस्था के क्या दोष होते हैं। तो हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था का गहन अध्ययन किया था और ये जानने का प्रयास किया था कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका जो टाइटल है वो ये है कि लोक उपक्रमों के विभिन्न प्रारूप कौन से हैं। व्हाट आर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। हम लोक उपक्रमों के विभिन्न प्रारूपों का अध्ययन करें उसके पहले मैं ये आवश्यक समझता हूँ कि मैं आपको प्रारूप का अर्थ बता दूँ कि प्रारूप या फॉर्म क्या होता है। लोक उपक्रम एक संगठन है जिसके प्रारूपों का अर्थ विकसित होने अथवा किए जाने की रीति के तरीके से है, जिसके द्वारा लोक उपक्रम के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। दूसरे शब्दों में यह प्रबंध व्यवस्था का एक साधन है। प्रारूप क्या है? यह प्रबंध व्यवस्था का एक साधन है जो कार्यों और क्रियाओं की एक मूलभूत आवश्यकता है और यह अपने आप में कोई उद्देश्य न होकर उद्देश्यों को प्राप्त करने का एक साधन है। तो प्रारूप का तात्पर्य ये है कि ये जो भी कार्य या क्रियाएं की जाने वाली हैं उनकी एक मूलभूत आवश्यकता है और यह अपने आप में कोई उद्देश्य न होकर उद्देश्यों को प्राप्त करने का एक साधन मात्र है। तो ये तो प्रारूप का अर्थ हुआ। अब अपन लोक उपक्रम के विभिन्न प्रारूपों की चर्चा करते हैं कि लोक उपक्रमों के विभिन्न प्रारूप कौन कौन से हैं। तो जहाँ तक प्रारूपों का सवाल है, हम देखते हैं कि लोक उपक्रम के बहुत से प्रारूप हैं, जैसे विभागीय संगठन, सार्वजनिक निगम, वस्तु मंडल, सरकारी कंपनियां, स्थानीय प्राधिकार, अर्ध निगम, नियंत्रण मंडल, मिश्रित निगम, संयुक्त क्षेत्र और अन्य इत्यादि। संक्षिप्त में लोक उपक्रमों के विभिन्न प्रारूपों को हम इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो आज लोक उपक्रमों के प्रारूपों में मैं सर्वप्रथम विभागीय उपक्रम या संगठन को ले रहा हूँ, जो कि एक बहुत ही प्रचलित माध्यम है या प्रारूप है, आप कह सकते हैं। राजकीय उपक्रम का वह स्वरूप जिस पर सरकार का पूर्ण स्वामित्व होता है उसे हम विभागीय उपक्रम या संगठन कहते हैं। विभागीय उपक्रम या संगठन क्या है? जिस पर कि सरकार का पूर्ण स्वामित्व होता है, कंप्लीट ओनरशिप ऑफ द गवर्नमेंट, और जिसका संपूर्ण प्रबंध, संचालन एवं नियंत्रण सरकार द्वारा विभिन्न विभागों जैसे विभागीय संगठन, विभागीय उपक्रम अथवा सरकारी विभाग के माध्यम से किया जाता है। मतलब इनका प्रबंध हो, चाहे संचालन हो, चाहे नियंत्रण हो, वो सब सरकार के द्वारा किया जाता है। इन पर पूर्ण रूप से सरकारी स्वामित्व होता है। राजकीय उपक्रम का यह प्रारूप सबसे पुराना है और बहुत प्रचलित है, सबसे पुराना है। उदाहरणार्थ रेल विभाग, डाकतार विभाग, रेलवेज, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, विद्युत आपूर्ति, इलेक्ट्रिसिटी इत्यादि इस प्रारूप के कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। अब विभागीय उपक्रम की हम बात करें तो विभागीय उपक्रम का एक सर्वोच्च अधिकारी के नियंत्रण में काम करते हैं। विभागीय उपक्रम क्या करते हैं? ये एक सर्वोच्च अधिकारी के नियंत्रण में कार्य करते हैं जो केंद्रीय सेवा का एक वरिष्ठ अधिकारी होता है। मतलब ये किसके अधीन काम करते हैं? केंद्रीय या सेंट्रल गवर्नमेंट के एक
वरिष्ठ अधिकारी के नियंत्रण में आपके विभागीय उपक्रम या संगठन काम करते हैं। प्रत्येक विभाग का किसी न किसी मंत्रालय से जुड़ाव होता है। मतलब प्रत्येक जो विभागीय उपक्रम है या प्रत्येक जो विभागीय संगठन है उसका किसी न किसी मंत्रालय से जुड़ाव होता है या वो जुड़ा हुआ होता है, और संबंधित मंत्री संसद में उस विभाग के लिए उत्तरदायी होता है। मतलब जो उस विभाग का मंत्री होता है वो संसद में उस विभाग के क्रियाकलापों के लिए प्रत्यक्षतः उत्तरदायी होता है, और विभागों की वित्तीय जरूरतों की पूर्ति सरकार द्वारा बजट प्रावधान करके दी जाती है। वित्त, जैसा कि आप सभी जानते हैं, किसी भी व्यवसाय की लाइफलाइन है और वित्त के अभाव में कोई बिजनेस चल नहीं सकता। अब जहाँ तक विभागीय उपक्रमों का सवाल है तो इनका जो वित्त प्राप्ति का माध्यम है वो सरकार ही बजट के माध्यम से बजट में प्रावधान करके करती है, और विभाग से प्राप्त आय सरकारी कोष में जमा की जाती है। यानी विभागीय उपक्रम या संगठन से जो आय प्राप्त होती है वो आय क्या होती है, इस विभाग में सरकारी कोष में जमा कर दी जाती है। तो ये तो हुआ विभागीय उपक्रम का संक्षिप्त परिचय। अब मैं आपको विभागीय संगठन या विभागीय उपक्रम की कुछ विशेषताएं बताने जा रहा हूँ। व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, वो बताने जा रहा हूँ। इसके उपरांत आपको विभागीय उपक्रम या विभागीय संगठन की विशेषताओं का अध्ययन करने से विभागीय उपक्रम के बारे में और जानकारी प्राप्त होगी। तो विशेषताओं में पहली है कि इनकी धन की व्यवस्था सरकारी वार्षिक बजट द्वारा होती है। मतलब राजकीय उपक्रम जो हैं या विभागीय उपक्रम या संगठन जो हैं, इनकी वित्तीय आवश्यकताओं की जो पूर्ति है वो किसके माध्यम से होती है? वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति सरकारी माध्यम से होती है, और वार्षिक बजट में इनके लिए एक प्रावधान सरकार के द्वारा किया जाता है। तो इनका जो वित्त का पार्ट है वो सरकार के द्वारा फंडेड होता है, फंडिंग उसकी सरकार के द्वारा होती है, और सरकारी वार्षिक बजट में इसकी घोषणा की जाती है। ये हुआ वित्त का मामला। दूसरा, इनके खातों का अंकेक्षण सरकार के द्वारा होता है। हम सभी जानते हैं कि बिजनेस का कोई भी प्रारूप हो, चाहे निजी क्षेत्र का कोई प्रारूप हो, सार्वजनिक कंपनी हो, निजी कंपनी हो, एकाकी व्यापार हो, साझेदारी हो, चाहे विभागीय संगठन हो, चाहे लोक निगम हो, कुछ भी हो, सब के लिए ऑडिट होना अनिवार्य है। अब जहाँ तक ऑडिट का सवाल है, विभागीय उपक्रमों का ऑडिट सरकार के द्वारा होता है, क्योंकि ये सरकारी उपक्रम माने जाते हैं, सरकार के उपक्रम माने जाते हैं, तो इनका ऑडिट भी सरकार के द्वारा ही किया जाता है। तीसरी विशेषता है कि ऐसे उपक्रमों की जवाबदेही संसद के प्रति होती है। मतलब इन उपक्रमों की जो अकाउंटेबिलिटी है, जैसे अगर हम निजी उद्यम की बात करें तो निजी जो उद्यम होते हैं या निजी उपक्रम जो होते हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी उनके मालिकों के प्रति होती है, क्योंकि यहाँ सरकारी स्वामित्व में ये स्थापित किए जाते हैं। तो इन प्रकार के विभागीय उपक्रम या संगठनों की जो अकाउंटेबिलिटी है, जो जवाबदेही है, वो संसद के प्रति होती है, और संसद में ही इनके संदर्भ में जवाब और सवाल किए जाते हैं। फिर ऐसे विभागों का मुखिया एक सर्वोच्च मंत्री होता है। मतलब इन जो विभाग हैं, विभागीय उपक्रम या संगठन, इनका जो मुखिया है, जो इनका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, वो एक सर्वोच्च मंत्री होता है, तथा उपक्रम का प्रशासन सरकारी कर्मचारियों द्वारा किया जाता है। मतलब इस विभाग का जो मुखिया है वो तो एक सर्वोच्च मंत्री होगा, और उपक्रम का प्रशासन सरकारी कर्मचारियों द्वारा किया जाता है। इसकी एक विशेषता और है कि इसमें प्रत्येक विभाग की देखरेख केंद्रीय सेवा के एक अति विशिष्ट अधिकारी के द्वारा किया जाता है। मतलब इस विभाग का जो संचालन है या जो देखरेख है या जो हम कह सकते हैं डे टू डे का कार्य है, वो कार्य केंद्रीय सेवा, सेंट्रल सर्विसेज के एक
विशिष्ट अधिकारी की देखरेख में किया जाता है। एक विशेषता और है विभागीय उपक्रमों की, और वो ये कि उपक्रम के अर्थ प्रबंधन के लिए समस्त धनराशि ट्रेजरी से प्राप्त होती है और उसकी समस्त आय ट्रेजरी में ही जमा होती है। ट्रेजरी मतलब सरकारी खजाना। तो हमारे देश के जो विभागीय उपक्रम हैं, इनका वित्त का जो प्रावधान है वो तो वार्षिक बजट के द्वारा किया जाता है, जैसा कि हमने पिछली विशेषता में देखा। लेकिन इनको जो धन प्राप्त होता है वो ट्रेजरी के माध्यम से दिया जाता है, और उनकी जो समस्त आय हो वो समस्त आय भी ट्रेजरी में ही जमा की जाती है। एक विशेषता और है कि सरकार का इन पर पूर्ण नियंत्रण रहता है। मतलब जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है विभागीय उपक्रम या संगठनों की, वो सरकार होती है। सरकार का इन पर पूर्ण नियंत्रण होता है, कंट्रोल इनका सरकार के हाथ में होता है। अतः इनके विरुद्ध सरकार की अनुमति के बगैर किसी भी प्रकार का वाद प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सरकार के द्वारा संचालित किए जाते हैं, क्योंकि इनका स्वामित्व सरकार के हाथों में होता है, और सरकार इन पर चूँकि पूर्ण नियंत्रण रखती है, इसलिए हम इस प्रकार के विभागीय उपक्रमों पर ऐसा नहीं है कि कोई वाद प्रस्तुत नहीं कर सकते, या ये विभागीय संगठन किसी अन्य भारी पक्षकारों पर वाद प्रस्तुत नहीं कर सकते। भारी पक्षकार भी विभागीय उपक्रमों या संगठनों पर वाद प्रस्तुत कर सकते हैं, और विभागीय उपक्रम भी भारी पक्षकारों पर वाद प्रस्तुत कर सकते हैं। लेकिन वाद की स्थिति में प्रस्तुत कब कर सकते हैं वाद? कोई भी पक्षकार, जबकि सरकार की पूर्व अनुमति हो। यदि भारी पक्षकार विभागीय उपक्रमों पर कोई वाद प्रस्तुत करना चाहते हैं तो उसके लिए सरकार की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होता है, क्योंकि इन पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण होता है। एक अन्य विशेषता और है कि इसके सभी कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी कहा जाता है। मतलब इन विभागीय संगठनों या उपक्रमों में कार्य करने वाले जो कर्मचारी गण हैं, उन सबको सरकारी कर्मचारी, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ कहा जाता है। अतः इनकी जो नियुक्ति होती है, इनका जो अपॉइंटमेंट है, या पदोन्नति प्रमोशन है, या अवनति डिमोशन है, या निष्कासन जो इनको निकाल दिया जाता है, वो सरकारी नियमों के आधार पर होता है। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य ये है कि इस प्रकार के विभागीय संगठन और उपक्रम में जो कार्य करने वाले कर्मचारी हैं, चूँकि वो सरकारी कर्मचारी होते हैं, इसलिए उनकी नियुक्ति, उनकी पदोन्नति, उनकी अवनति, उनको निकालने या निष्कासन संबंधी कार्य जो भी होते हैं, वो सभी सरकारी नियमों के आधार पर किए जाते हैं। एक अन्य विशेषता ये है कि इनकी व्यवस्था रेखा संगठनों पर आधारित होती है। हम जानते हैं कि संगठन कई प्रकार के होते हैं। हमने बीकॉम में भी पढ़ा है, संगठनों के बारे में चर्चा की है कि संगठन बहुत से प्रकार के हैं, और दो प्रकार मैं आपको बता सकता हूँ जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो वर्तमान समय में संगठनों में पाए जाते हैं। वो है रेखा संगठन, लाइन ऑर्गेनाइजेशन, और रेखा तथा स्टाफ संगठन, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। तो जो विभागीय उपक्रम हैं, ये रेखा संगठनों पर आधारित होते हैं। रेखा संगठनों का मतलब क्या है कि इनके जो विभागीय संगठनों के या विभागीय उपक्रमों के जो अधिकार हैं, वो सीधी रेखा में नीचे की ओर चलते हैं। मतलब अधिकार कहाँ से चलते हैं? ऊपर से नीचे की ओर। ऊपर से नीचे की ओर अधिकार प्रवाहित होते हैं या चलते हैं, और उत्तरदायित्व नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित होते हैं। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो नीचे से ऊपर की ओर प्रभावित होती है। तो इस प्रकार विभागीय संगठनों की जो व्यवस्था है वो रेखा संगठनों के आधार पर की जाती है। और एक अंतिम विशेषता मैं आपको विभागीय उपक्रमों की बता दूं, वो ये है कि प्रत्येक विभाग किसी न किसी मंत्रालय से जुड़ा होता है। प्रत्येक विभाग किसी न किसी मंत्रालय से जुड़ा होता है का तात्पर्य ये है कि जो भी विभागीय संगठन है उसका एक मंत्रालय अवश्य होता है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया उदाहरण के तौर पर रेल विभाग, तो रेल विभाग
रेल मंत्रालय के अधीन काम करेगा। मैंने आपसे डाक और तार विभाग की चर्चा की, तो वो पीएनटी मंत्रालय के, पोस्ट एंड टेलीग्राफ मंत्रालय जो है, दूरसंचार मंत्रालय, उसके अंतर्गत काम करेगा। विद्युत आपूर्ति की बात की कि ये भी एक विभागीय उपक्रम है, तो विद्युत जो आपूर्ति है, ये विभाग भी डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इसके लिए बनाया गया, उसके तहत काम करेगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि प्रत्येक विभाग किसी न किसी मंत्रालय से जुड़ा होता है। तो ये विभागीय संगठन या विभागीय उपक्रम की कुछ विशेषताओं के बारे में हमने जाना। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से ये आपको अवश्य समझ में आ गया होगा कि विभागीय उपक्रम या विभागीय संगठन क्या होते हैं और इनकी क्या विशेषताएं होती हैं। अब अगले वीडियो के माध्यम से मैं आपको विभागीय उपक्रम के लाभ और दोषों के बारे में बताने जा रहा हूँ कि विभागीय उपक्रम के क्या लाभ होते हैं और इनके क्या दुष्परिणाम होते हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं ये क्लास यहीं समाप्त करता हूँ, जिसमें कि अपन ने विभागीय संगठन या विभागीय उपक्रम की चर्चा की, उसके अर्थ को जाना और साथ ही साथ हमने ये देखा कि विभागीय उपक्रम की क्या विशेषताएं होती हैं। धन्यवाद।